अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक RTE एक्ट 2009 निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ेंगे। जो परीक्षा हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा यानी रीट मेंस के लिए यह टॉपिक लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 30 जुलाई 2009 को RTE बिल को राज्य सभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यानी RTE बिल को राज्यसभा द्वारा कब मंजूरी दी गई तो 20 जुलाई 2009। 4 अगस्त 2009 को RTE बिल को लोकसभा में मंजूरी प्रदान की गई। और लोकसभा में कब मंजूरी प्रदान की गई तो 4 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा RTE बिल को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा RTE बिल की मंजूरी प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2010 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया। राजस्थान में के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव किया गया, जो 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से लागू किया गया। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया। RTE एक्ट 2009 की संरचना कैसे थी तो इसमें कुल अध्याय थे वो 7, कुल धाराएं 38 थी, अनुसूची 1 है, सबसे बड़ा अध्याय 4 है और धारा 12 से 23। हम प्रत्येक धारा का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। और आजकल भर्ती परीक्षा में धारा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कोई चीज़ पूछ लेते हैं, इसमें पूछ लेते कौन सी धारा है। तो धारा 1 में क्या वर्णन है, इस धारा में प्रावधान किया गया है यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में भी लागू नहीं होगा। यानी मदरसे हैं, वैदिक पाठशालाएं हैं, धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय हैं, उनमें लागू नहीं होगा। धारा 1 में 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। धारा 1 यह बताती है। धारा 2 में क्या है, धारा 2 में है RTE एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण मदों की परिभाषा दी गई है। और मद कौन कौन सी इनकी परिभाषा दी गई है, जैसे समुचित सरकार, वंचित बालक, अभावग्रस्त वाला, स्थानीय अभिभावक और विद्यालय, इनके बारे में धारा 2 में दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह धारा 3 से 5 है। धारा 3 में क्या है, इस धारा का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक, उसका यह अधिकार होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा। इसकी समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। धारा 3 में यह वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक है वो का अधिकार होगा कि वह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। धारा 4, इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालक किसी भी कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ देता है और कुछ वर्षों के पश्चात वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय अभिभावक, इन सभी का यह दायित्व होगा कि उस बालक को आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है तो उसे RTE एक्ट 2009 के धारा 4 के प्रावधान के अनुसार उसे पुण्य कक्षा 6 में बिठाया जाएगा। नोट, धारा 4 का प्रावधान को पूरा करने हेतु शैक्षिक स्तर के अंतर को कम करने हेतु ब्लॉक खंड स्तर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स का आयोजन करवाया जाएगा। यानी शैक्षिक स्तर में अंतर आ गया तो उसके लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसका आयोजन करवाया जाएगा। धारा 5 में क्या वर्णन किया गया है, धारा 5 में इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि इसमें कोई भी बालक
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। समुचित सरकार और माता पिता के अधिकार, यानी समुचित सरकार है और माता पिता के क्या अधिकार हैं, यह धारा 6 से 11 में बताया गया है। धारा 6 विद्यालयों की स्थापना। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुच्चय सरकार का यह दायित्व है कि वह समय, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करेगी। आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। यह परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है। 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे तथा 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के उच्च प्राथमिक विद्यालय और दूरी 2 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर के बीच में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। यह धारा 6 बताती है। धारा 7 में, इस धारा में केंद्र व राज्यों की वित्तीय अनुपात दर्शाया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य वित्तीय अनुपात 60:4, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुपात क्रमशः 90:10 है। यानी सीधा अनुपात पूछे तो 60:40 का है और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र पूछे तो 90:10 का है। नोट वर्ष 2018 से पूर्व पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 7 थी। बालक बालिकाएं हेतु संपूर्ण भ्रमण पोषण की व्यवस्था करे। धारा 8, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या होंगे। धारा 9, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि इसमें समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, अधिकार तथा कर्तव्य क्या क्या होंगे। धारा 10, आरटी एक्ट 2009, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि कोई भी स्थानीय विधायक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करे। अर्थात इस धारा में स्थानीय विधायकों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यानी धारा 10 में बताया गया है कि कोई भी स्थानीय विधायक है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। धारा 11, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। धारा 12, आरटीई एक्ट 2009 के इस धारा के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थानों में अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम के कुल छात्र संख्या का 25% सीटों निर्धन वर्ग के उन बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है। या जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है उनके बच्चों को निजी विद्यालयों में यानी प्राइवेट विद्यालयों में भी 25% निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। यह धारा 9 बताती है। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ लेने पर उन्हें दोबारा आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। धारा 13, आरटी एक्ट 2009, धारा 13 में प्रावधान किया गया है कि प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी धारा 13 बताती है कि कोई भी बालक से शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14, प्रवेश के समय बालक किसी भी प्रकार से दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। धारा 15, यह प्रावधान किया गया है कि बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर किंतु फिर भी वह बालक संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश प्राप्त कर सकता है। यह धारा 15 बताती है। धारा 16, इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर तक ठहराव या अवरोध नहीं किया जाएगा। धारा 17, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि बालक का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा 18, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि कोई विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। धारा 19, यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यालय संगठन समुचित सरकार के प्रवर्तन मानकों को पूरा नहीं करता है तो उच्च विद्यालय संगठन को मान्यता रद्द की जाएगी। धारा 20, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय स्थापना के लिए तय किए गए मानकों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 21,
इस धारा में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय को विद्यालयों का प्रबंधन तथा नियंत्रण करने हेतु स्थानीय अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन किया जाएगा। यानी यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन किस धारा में है, तो धारा 21। धारा 22, इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक शाला प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्तर प्रारंभ होने से पूर्व अपने प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु एक अल्पकालीन प्रपत्र में वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करें, जिसे संस्थागत नियोजन कहा जा सकता है। संस्थागत नियोजन या वार्षिक विकास योजना का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो धारा 22 में। धारा 23, इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की योग्यता व अयोग्यता क्या है, यह धारा 23 बताती है। धारा 24, शिक्षकों का दायित्व का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक शिक्षक का आदर्श व नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। धारा 25, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 25 हर भर्ती परीक्षा में जैसे शैक्षिक परिदृश्य दिया उसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है और बताया गया है। विद्यार्थी और शिक्षण यानी कितने विद्यार्थियों पर कितने क्या क्या अध्यापक होने चाहिए, कितने होने चाहिए। जैसे प्राथमिक 60 विद्यार्थियों के लिए 2 अध्यापक, 61 से 90 विद्यार्थी होने पर 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 विद्यार्थी होने पर 4 शिक्षक होंगे और 121 से 150 विद्यार्थी होने पर 5+1 यानी 1 प्रधानाध्यापक और 5 अध्यापक। छात्र शिक्षक अनुपात पूछे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए 30:1 होगा। प्राथमिक विद्यालयों की में छात्रों की संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षण अनुपात 40:1 होगा प्राथमिक विद्यालयों के लिए। उच्च प्राथमिक शिक्षक में यही अनुपात है वो 35:1 होगा कक्षा 6 से 8 तक। धारा 26, आरटी एक्ट 2009 की धारा में प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद खाली नहीं होंगे। यानी किसी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक एवं के पद रिक्त नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे। यह धारा 26 बताती है। धारा 27, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि कोई भी अध्यापक शिक्षण के अतिरिक्त केवल राष्ट्रीय मान्यता के कार्यों को पूरा करेगा। जैसे जनगणना है, निर्वाचन कार्य और राष्ट्रीय आपदा, इन्हीं प्रकार ये करेगा। धारा 28, यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 28 में अब प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उनको पूरा किया जाना, इस धारा 29 से 30 तक। धारा 29, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि इन सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसी कोई वस्तु शामिल न हो जो समाज, जाति, धर्म आदि को समाहित हो। धारा 30, इसमें यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने पर किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। बालकों के अधिकार का संरक्षण धारा 21 से 34 में बताया गया है, 31 से 34 में बताया गया है। धारा 31, इसमें यह प्रावधान है कि बालक अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख किया गया जाता है। धारा 32, इसमें प्रावधान है कि धारा 31 के तहत प्राप्त शिकायत पत्र को सत्यापन तथा निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। धारा 33, इसमें यह प्रावधान है कि आरटीई एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु तथा इसमें संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। धारा 34, राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। यानी राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुख्य कार्य आरटीई एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देना चाहिए। धारा 35 से 37। धारा 35, इस धारा में बताया गया है कि अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। धारा 36,
इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जाएगी। धारा 37, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि धारा 36 के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायतों के संबंध में पूर्ण सद्भाव व निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। और धारा अंतिम और लास्ट 38, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि समूची सरकार को अधिकार है कि वह आरटीई एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। अब अनुसूची 1 भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से जो जितनी 4-5 लाइन दी गई है ये सभी परीक्षा में पूछी गई है। आरटी एक्ट 2009 में एक अनुसूची का उल्लेख किया गया है जिसमें मुख्यतः प्रावधान किए हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस 200 दिन का होगा। इन प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण दिवस 200 दिन का होगा। शैक्षिक घंटे है वो 800 घंटे होंगे। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण वर्ष में 220 दिन का शिक्षा शिक्षण दिवस होंगे तथा शैक्षिक घंटे 1000 होंगे। ये परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति सप्ताह में तैयारी सहित कितने घंटे हैं, तो 45। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी होने पर वहाँ पर एक पूर्वकालिक एचएम रखा जाएगा। तो आज हमने आरटी एक्ट 2009 के बारे में, उनकी मुख्य धाराओं के बारे में शॉर्ट तरीके से अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।